when two bodies moving along a same straight line collide with each other and after collisions they separate from each other and continue moving along the same straight line, then the collision between them is said to be इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में एक ही एक्सिस पे जा रहे हैं। एक इसको हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। हम मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। इस बॉडी का मास m1, इस बॉडी का मास m2 और ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे एक ही डायरेक्शन पे ये जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन पे ये दोनों मूव कर रही थी। इसकी वेलोसिटी मान लिया हमने u1 थी, इसकी वेलोसिटी थी u2। एक कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। आप एग्जांपल लेकर के देख लें कि दो अगर गाड़ियां जा रही हैं, एक की इसकी वेलोसिटी अगर कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पे जितनी दूर तक मर्जी चलती रहेंगी, ये एक दूसरे को जो कोलाइड नहीं कर पाएंगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि फॉर दीज टू बॉडीज टू कोलाइड विद ईच अदर u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि सो दैट कि थोड़ी देर के बाद ये जा करके इसको टक्कर मारे। सो the first condition is that u1 must be greater than u2। अब हम इसी केस को आगे बढ़ाते हैं कि ये तो जा रही थी, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहुँची तो ये जो हमारी m1 वाली जो थी, ये m1 जिसका मास था, उसने m2 मास वाली बॉडी थी जो उसको कोलाइड किया, उसको टक्कर मारी है। और उस टक्कर मारने के बाद इफेक्ट क्या हुआ कि दोबारा वो आगे ही चलना स्टार्ट हो गई, दोबारा चलती रही आगे। लेकिन हाँ, उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों की, ये m1 वाली है, ये m2 वाली बॉडी है, ये वेलोसिटी की चेंज हो गई। मान लिया हमने m1 जो मास था जिसका, उसकी वेलोसिटी v1 बन गई और इसकी वेलोसिटी v2 बन गई, जिस बॉडी का मास m2 था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि दो बॉडीज थी, एक का मास m1, एक का मास m2। ये u1 और ये u2 वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन पे जा रही थी। u1 was greater than u2। After some time, these two bodies collided with each other and after collisions, these two bodies were moving along the same straight line but with the velocities v1 and v2 respectively। ये आ गया हमारे पास एक केस। अब हम इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो जाती हैं। एंड सिंस द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज इज कंजर्व्ड, वो कंजर्व हो जाएगी जी। अब कंजर्व मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन्स। अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन दोनों की किसके बराबर है, उसको लिखना है। ये आ जाएगी 1/2 mv² होता है ना, तो ये जो मास m1 था जिस बॉडी का, उसकी वेलोसिटी u1 थी, तो ये हो गया 1/2 m1 u1²। और जो दूसरी बॉडी थी जिसका मास m2 था, प्लस इसको करेंगे तो ये क्या हो गया 1/2 m2 u2² हो गया, इज इक्वल टू। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी। मास m1 है, वेलोसिटी v1, मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 m1 v1² प्लस m2 इंटू 1/2 m2 v2²। ये मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं।
अब ये 1/2 यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर बच गया जो 1 आ गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से भी 1/2 कॉमन आ गया, तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर आ गया। ये 1/2 और ये 1/2 अपने घर चले गए, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, अब m1 एक तरफ हम इकट्ठा कर लेते हैं, m2 दूसरी तरफ ले जाते हैं, m1 इधर रख लेते हैं, तो ये आ गया m1 u1 स्क्वायर, ये m1 v1 इधर ले आओ, तो ये माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हमारे पास ये m2 v2 स्क्वायर तो पहले ही था, तो m2 u2 स्क्वायर को भी उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, m1 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो m1 इंटू यहाँ आ गया u1 स्क्वायर, ये माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से m2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक बात हमारे पास आ गई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं कि अब हमने ये बात कही थी कि दूसरी की इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें मोमेंटम जो है तो वो भी कंजर्व हो जाती है, तो मोमेंटम दैट इज आप, तो यहां आप लिख सकते हैं सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक एंड देयरफॉर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू momentum after collision, momentum after collision। अब मोमेंटम बिफोर द कोलिजन देखिए दोनों की किसके बराबर हो जाएगी, मोमेंटम होता है p इक्वल टू m/v, सो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, m1 आ गया मास, उसकी वेलोसिटी आ गई u1, m2 आ गया मास, u2 आ गई उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 v1, ये आ गया मास एंड वेलोसिटी v1 आफ्टर द कोलिजन प्लस m2 इसका मास और वेलोसिटी कितनी थी इसकी v2 थी आफ्टर द कोलिजन, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको भी ऐसे कीजिए, m1 एक तरफ m2 एक तरफ, m1 इधर हम रखते हैं m1 u1, ये m1 यहाँ से इधर आ जाएगा, तो माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 और माइनस ये m2 u2 उधर चला जाएगा, माइनस बन जाएगा m2 u2 बन जाएगा। m1 यहाँ से कॉमन निकालिए, तो u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 यहाँ से कॉमन निकला तो आ गया v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब हम क्या करते हैं, अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट। अब देखो जी क्या बनता है इसमें, इक्वेशन नंबर 1 ये m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ गया, ये m1 ना, सॉरी इसको ठीक कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना, हम भूल गए ये m1 था, m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू इधर देखिए क्या था, m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय इधर क्या था, m2 इंटू v2 माइनस u2। अब m1 और m1 कैंसल, इधर m2 और m2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, अब u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहां से लेते हैं u1, अब u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है,
तो हम ऐसा कर लेते हैं u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय ये u1 माइनस v1 वैसे का वैसे u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, अब इधर देखिए इधर भी ऐसे ही है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b आ जाएगा। तो ये बन जाएगा v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 एंड डिवाइडेड बाय ये v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 वैसे का वैसे। अब देखिए यहां से ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 ये भी कैंसिल, इधर से v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब क्या करते हैं, u एक तरफ और v एक तरफ, u1 प्लस ये u1 जब इधर आया u2 तो यहां प्लस क्या है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये v2 इधर वैसे का वैसे था और ये v1 आ गया ऐसे, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि u1 हमने कहा था ज्यादा है और u2 हमने कहा था कम है, इसका मतलब हो गया कि u1 माइनस u2 क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की कितनी वेलोसिटी के साथ पहले वाली जो जिसका मास m1 है वो बॉडी अप्रोच कर रही है दूसरी बॉडी की तरफ। इसको हम कहेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, जब कोलिजन के बाद क्या हो गया v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि उनको सेपरेट होने की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ज्यादा कितना उनका डिफरेंस है। एक बात ये हो गया कि दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to relative velocity of separation, velocity of separation। एक बात तो ये समझने की है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि show how that the relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation in case of an elastic collision। तो ये बात जहां तक क्लियर हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, तो हम एक्सप्रेशन भी निकालते हैं कि v1 और v2 की एक्सप्रेशन किसके बराबर होगी। तो उसको हम थोड़ा सा इसी में से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहां से ही हमारी दोनों चीजें निकलेंगी। हम पहले v1 की वैल्यू यहां से निकाल लें और इसमें से v1 की वैल्यू निकाल करके जो यहां से जो v1 की वैल्यू हो वो हमारी इक्वेशन नंबर 2 में हम लगा देंगे इसमें। तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी और जब इसमें से v2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें लगाएंगे तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। लेट अस स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अब यहां से हम निकालते हैं v2 की वैल्यू। तो यहां से v2 किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस v1 इधर आ जाएगा। v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। तो ये v1 माइनस का था, इधर आकर के प्लस का हो गया, प्लस v1। अब इसकी वैल्यू लगाइए हम, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम लगाते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारी मोमेंटम वाली जो इक्वेशन थी, m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 है। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, u1 माइनस u2 प्लस v1, और यहां पर बचा हुआ हमारे पास और क्या था, माइनस u2 था, माइनस u2।
बस इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाना हमारे पास। अच्छा जी, तो ये आ गया m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, u1 ऐसे और माइनस u2 वैसे का वैसे प्लस v1, अब माइनस u2 और ये माइनस u2, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस 2u2 लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ हमने माइनस 2u2 लिख दिया है। अच्छा जी, अब इसको भी खोलते हैं, m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2u1 माइनस 2 इंटू m2u2 प्लस m2 इंटू v1। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से v1 अलग कर दो, इसमें से v1 ही एक ही अलग चीज आएगी, ये v1 और ये v1, इनको एक तरफ ले जाते हैं, ये माइनस है तो उधर ले सकते हैं, अदरवाइज इसको हम इधर ला सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, तो m1 ये उधर चला गया इंटू v1, इसके साथ ये जोड़ते हैं प्लस m2 इंटू v1 इज इक्वल टू, इधर था m1u1 और ये सारा सामान इधर आ जाएगा माइनस m2u1 और प्लस 2 इंटू m2 इंटू u2, ये वाला इधर आकर के प्लस का हो गया। अब इन दोनों में से v1 निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, अब यहां में से ये u1 हम निकाल सकते हैं कॉमन, तो u1 इंटू m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2। अब यहां से v1 किसके बराबर हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 की यहां लग रही है मल्टीप्लिकेशन, उधर जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हम क्या करेंगे, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग एक ही झटके में लिख देते हैं, तो v1 विल बी इक्वल टू u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय ये m1 प्लस m2 और प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इक्वेशन नंबर आप लिख देना इसको 4, ये हमारे काम आने की चीज है, इसको हम जिंदा करके रखेंगे काफी देर तक, क्योंकि यहां से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज हैविंग मास m1। अब हम निकालेंगे v2, तो v2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यहां से स्टार्ट करेंगे थर्ड से। अभी हमने पहले v2 की वैल्यू लगाई थी तो v1 की वैल्यू निकली है, अब v1 की वैल्यू लगाएंगे तो v2 की वैल्यू यहां से निकलानी है। अभी निकालते हैं हम 2 मिनट में। फ्रॉम इक्वेशन 3 अब v1 की वैल्यू निकालते हैं, तो v1 किसके बराबर आ जाएगा, v1 को इधर ले आएंगे तो ये सारा सामान उधर ले जाएंगे हम, तो v1 इज इक्वल टू v1 इधर आ गया, तो उधर बचा आपका एक तो v2, फिर ये उधर गया माइनस का, ये उधर गया प्लस का, माइनस u1 प्लस u2, ये आपका बचेगा आपका v1। अब इसकी वैल्यू लगाएंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में, इसी में लगानी है जो हमारी मोमेंटम वाली है। तो इसमें हम लगाते हैं अब किसकी, v1 की वैल्यू यहां, तो ये आ जाएगा, यहां लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स किसके बराबर आती है, ये आ जाएगा m1 इंटू यहां से m1 इंटू u1 माइनस v1 इंटू u1 माइनस, अब v1 की वैल्यू लगाएंगे यहां पर, तो v1 की वैल्यू क्या है, यहां पर अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहां ऐसे करके, तो v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2 इज इक्वल टू, यहां इसकी ब्रैकेट बंद, m2 इंटू v2 माइनस u2। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा m1 इंटू u1 माइनस v2, ये आ गया माइनस माइनस प्लस u1 और ये प्लस माइनस माइनस u2,
इज इक्वल टू M2V2 माइनस M2U2। इसको अब आहिस्ता आहिस्ता हम खोल भी लेते हैं। ये आ गया M1। अब देखिए U1 प्लस U1 इज इक्वल टू 2U1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ 2M1U1 और माइनस M1V2 और माइनस M1U2, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इज इक्वल टू M2V2 माइनस M2U2। अब V2 वाली ये और V2 वाली इधर ये, हम क्या करेंगे, एक ही तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस की है इधर जाकर के प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा M1V2 प्लस ये भी M1V2 M2V2 सॉरी इज इक्वल टू, ये इधर आ जानी है, बाकी तो इधर बाकी वैसे की वैसी रहनी है, ये इधर आ जानी है, तो यहाँ था माइनस का तो इधर आकर के प्लस का हो गया M2U2, बाकी इधर वैसे का वैसे, प्लस 2M1U1 और क्या बचा था, ये बचा, ये माइनस है, माइनस M1U2। अच्छा जी, अब यहां से जो है V2 कॉमन निकालें, अंदर बचा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, यहां से और यहां से कुछ गलती है, M1V2 प्लस M2V2 M2V2 M1U1 ये भी इधर चला गया, M2U2 इधर आ गया, ये प्लस 2M1U1 ठीक है, माइनस M1U2 है। हाँ, इसमें से और इसमें से देखिए ये 2M1U1 ये वैसे का वैसे, उसके बाद माइनस, इन दोनों में से हम U2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, M1 माइनस M2 बचेगा, क्योंकि इसके साथ माइनस था ये बाहर आ गया, तो इसके साथ प्लस का था ये बाहर माइनस का था, इसलिए अंदर माइनस का हम लगाएंगे तो माइनस माइनस दोबारा प्लस का हो जाएगा। सो V2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये M1 प्लस M2 उधर जा करके बटे के नीचे हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचना है, 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 माइनस U2 इंटू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 5। अब ये आ गई दो इक्वेशन हमारे पास, जिसमें हमारे पास V1 और V2 की व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग मास M1 एंड M2 आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, ये हमने निकाल ली। केस है कि जब अब हम करेंगे दोनों का मास एक जैसा है, स्पेशल केसेस। नंबर 1, when the mass of two bodies are equal, that is when M1 is equal to M2 is equal to M हम मान करके चलते हैं, ठीक। देन अब क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इन बात का आप ध्यान रखना, एक तो इक्वेशन नंबर 4 और एक इक्वेशन नंबर 5 जो अभी हमने निकाली है, यहीं से हमारी जो वेलोसिटी V1 भी निकल जानी है, वेलोसिटी V2 भी निकल जानी है। तो इसकी बात करें तो अगर M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M है, तो ये देखिए M1 माइनस M2 इट मीन्स M माइनस M इज इक्वल टू 0, ये वाली पूरी टर्म 0 हो जानी है, तो हमारे पास बचनी है सिर्फ ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी, देन V1 इज इक्वल टू ये बचेगा 2M2 2 इंटू M2 M मानेंगे क्योंकि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M है, इंटू U2 ये वैसे का वैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब M1 भी M के बराबर है, M2 भी M के बराबर है, तो ये हो जाएगा M प्लस M इज इक्वल टू 2M। ये 2M और 2M कैंसिल हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू U2। नंबर 1, एक तो ये बात आ गई। उसके बाद दूसरी, अब हम इस इक्वेशन की बात करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 V2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से V2 किसके बराबर आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा
m1 इज इक्वल टू m के बराबर है इंटू u1 के बराबर है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 भी m है m2 भी m है, तो ये m प्लस m इज इक्वल टू 2m हो जाएगा, और माइनस ये m1 माइनस m2, ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है, तो ये पूरी टर्म हमारी जीरो हो जानी है। तो ये 2m और 2m इज इक्वल टू कैंसल, तो v2 इज इक्वल टू u1। ये दो बातें हमारी आ गई। अब इनको अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैविंग अ मास m1 आफ्टर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, u2 के बराबर हो जाएगी। आफ्टर द कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो जो m2 वाला मास था उसके कारण, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। ऐसे ही अगर आप v2 देखें, v2 इज इक्वल टू u1 के बराबर आ रही है, तो v2 क्या था, v2 थी जो m2 मास था उसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद, तो वो किसके बराबर हो गई, u1 के बराबर हो गई, कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन विच वाज हैविंग अ मास m1। मतलब कहने का ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि इफ द मास ऑफ टू बॉडीज इज सेम then their velocities interchange after collision in case of elastic collisions। वो अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेती हैं, उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है आफ्टर द कोलिजन इफ देयर मासेस आर सेम। नंबर 2, अब इसका एक और केस आता है कि अगर जो बॉडी है जिसका मास m2 है, अगर वो रेस्ट पे है तो क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा, आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में आप स्ट्राइकर को एक फोर्स लगाते हैं यहाँ से, और जाकर के जो काइन आगे जो आप जिनको गोटियां कहते हैं, वो गोटी रेस्ट पे पड़ी होती है वहाँ पर। ऐसा केस होगा तो क्या होगा, व्हेन द body having mass m2 is at rest, body with mass m2 is at rest, मतलब m2 when body with mass m2 is at rest, m2 रेस्ट, m2 वाली बॉडी जो है तो ये रेस्ट पे है, इसका मतलब ये u2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, दैट इज u2 इज इक्वल टू 0। अब u2 0 है तो हमारे पास v1 कितनी बचेगी और v2 कितनी बचेगी, इसको बात को देखिए यहां। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अब यहां से देखिए v1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, v1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये u2 0 थी तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, हमारे पास ये बचेगी, ये आ गया u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको इक्वेशन नंबर दे देना आप 6th, एंड ये आ गई आपकी v1, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th v2 निकल जाएगा, v2 यहां से देखिए किसके बराबर आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू, अब u2 0 है, u2 0 होने के कारण ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इक्वेशन नंबर 7। बस अब इन्हीं के आसपास हमारी बात चलनी है। अब देखिए अगर m2 वाली बॉडी एट रेस्ट पे थी, अब हमारे पास दो केस आ जाएंगे, जबकि दो भी नहीं, अब तो हम 3 केस बनाकर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले केस ये डिस्कस करते हैं, ए पार्ट क्या करते हैं कि व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, m1 m2 के बराबर है तो क्या हो गया, मतलब अगर आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और एक कॉइन के साथ दूसरे कॉइन को हिट कर रहे हैं कि दोनों का मास सेम है, एक कॉइन आपका रेस्ट पे है, दूसरे से आप उसको हिट कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब आगे वाली गोटी किधर जाएगी। तो अगर m1 m2 के बराबर है तो इन दोनों में से v1 और v2 को निकालते हैं, तो v1 इज इक्वल टू, अब देखिए m1 m2 के बराबर है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसलिए v1 इज इक्वल टू 0, और v2 किसके बराबर हो जाएगा,
V2 यहां से देखिए M1 M2 के बराबर है, तो M1 M2 के बराबर है, तो M को हम इसको M मान करके चलते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2MU1 डिवाइडेड बाय M प्लस M। M1 इजिकल टू M2 इजिकल टू M है। यहां भी आप अगर आपको भूलने का चक्कर हो तो यहां लिख सकते हैं आप, तो इजिकल टू ये कितना मान जाएगा 2MU1 डिवाइडेड बाय 2M 2M कैंसिल हो गया, तो इजिकल टू U1, मतलब हो गया V2 इजिकल टू U1। ये आपके पास आ गया रिजल्ट कि अगर M1 M2 के बराबर है और M2 जो थी वो रेस्ट पे थी, तो फिर उस समय क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा कि V1 इजिकल टू 0, मतलब जो ये वाली जो आपका स्ट्राइकर था जिसके साथ आपने स्ट्राइक किया वो रेस्ट पे हो जाएगी, और जो वहां पर खड़ी थी जो M2 मास वाली जो गोटी वहां पर खड़ी थी वो क्या होगा, U1 के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगी कि जिस वेलोसिटी के साथ आपने स्ट्राइक किया इसको उस वेलोसिटी के साथ आगे वाला खड़े वाला कॉइन जो है तो वो आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात हो गया पहला केस। उसके बाद दूसरा हम करते हैं कि इफ द मास ऑफ द बॉडी M1 इज वेरी मच लेस देन मास M2, अगर M1 M2 से कम है तो क्या होगा, बी पार्ट करते हैं। इफ M1 इज वेरी मच लेस देन M2, अगर M1 M2 से बहुत ज्यादा कम है तो M1 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, देन M1 कैन बी निगलेक्टेड, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब निगलेक्ट कर देंगे तो यहां से देखिए इन दोनों में से V1 V2 किसके बराबर आती है, देन V1 इज इक्वल टू, अब M1 आपने कर देना है निगलेक्ट, M1 निगलेक्ट करेंगे तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, यहां से M1 निगलेक्ट हो गया, ये गया ये भी गया, तो आपके पास क्या बचा U1 और माइनस M2, माइनस M2 U1 डिवाइडेड बाय M2 U1 डिवाइडेड बाय M1 तो निगलेक्ट हो गया, बाकी बचा M2 नीचे इज इक्वल टू माइनस U1, सो V1 इज इक्वल टू माइनस U1। ऐसे ही V2 किसके बराबर हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, देखिए यहां से M1 जो है तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, ये खत्म ये भी खत्म, तो आपके पास आ गया 2 इंटू U1 डिवाइडेड बाय M2, 2 इंटू डिवाइडेड बाय M2 इंटू U1। अब M1 को हम निगलेक्ट कर दिया हमने, तो M1 अगर बिल्कुल जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो ही हो जाएगी, तो इसलिए सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं दैट इज V2 विल बी इक्वल टू 0। ये देखिए V2 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कहने का हो गया हम ये कह सकते हैं कि इफ ए लाइट बॉडी सफर्स एन इलास्टिक कोलिजन विद ए हैवी बॉडी, अगर ये लाइट बॉडी हैवी बॉडी के साथ कोलिजन अगर उसका होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो क्या होता है कि V1 जो हमारी लाइट बॉडी थी वो क्या हो गया, उसी वेलोसिटी के साथ वहां से वापस आ जाएगी। माइनस का मतलब क्या हो गया कि इट वुड रिबाउंड, वहां से टक्कर लगा करके वापस उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगी, और जो हमारी हैवी थी, हैवी बॉडी वाली जो थी वो अपनी जगह पर खड़ी रहेगी, वहीं रहेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। इट मीन्स दैट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन केस इफ द हैवी बॉडी इज एट रेस्ट एंड the lighter body is suffering an elastic collision with the heavier body। ये आपका दूसरा केस आ गया। अब तीसरे केस की हम बात करते हैं कि अगर M2 जो लाइटर होगा M1 हैवी होगा तो क्या होगा। थर्ड केस, केस सी, थर्ड तो नहीं कहेंगे हम, तो जो दूसरे केस का सी पार्ट, इफ
m2 इज वेरी मच लेस देन m1। अब m2 m1 से बहुत ज़्यादा कम है तो क्या होगा, देन m2 कैन बी निगलेक्टेड। अब m2 हम निगलेक्ट कर सकते हैं तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस दो हमारे पास हैं छेवीं और सातवीं, यहाँ से देखें v1 किसके बराबर बनता है और v2 जो है किसके बराबर बनता है। तो v1 किसके बराबर आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर v1 इज इक्वल टू m2। अब हमको निगलेक्ट करना है, ये m2 निगलेक्ट हो गया, ये भी m2 निगलेक्ट हो गया, तो जवाब आ गया u1 इंटू m1 बाय m1, u1 इंटू m1 डिवाइडेड बाय m1 कैंसिल हो गया तो u1 के बराबर आ जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू u1 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए v2 किसके बराबर आता है, v2 इज इक्वल टू, यहां से देखिए अब m2 आपको निगलेक्ट करना है तो ये आ गया 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1, 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 और m1 कैंसिल हो गया तो ट्वाइस ऑफ u1, v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u1 आ गया। अब देखिए यहां से इंटरप्रेट कीजिए इसको थोड़ा सा, आप देखिए कि ये हमें क्या दिखाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक जो हैवी बॉडी है वो इलास्टिक कोलिजन करती है किसी एक लाइटर बॉडी के साथ, तो आफ्टर द कोलिजन जो v1 होगा वो u1 के बराबर हो जाएगा। मतलब जिस वेलोसिटी के साथ जा रही थी उसी वेलोसिटी के साथ वो आगे भी मूव करती रहेगी, और जो होगी दूसरी बॉडी जिसके साथ उसने कोलाइड किया, उसकी वेलोसिटी पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी के ट्वाइस हो जानी है, डबल हो जानी है। इट मीन्स कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वुड बी देयर। So my dear students, this was almost everything about the collisions, that is elastic collisions। हाँ, एक चीज एक नंबर की और भी कई बार पूछ लेते हैं कि what is the coefficient of restitution। रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट किसके बराबर होता है, ये एक रेशो है। इट इज, अभी हम इसको कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सारा कंसेप्ट है, कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि इट इज द रेशो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इट इज denoted by the letter small e and it is equal to the ratio of a relative velocity of separation to the relative velocity of approach, relative velocity of approach। अब यहां से देखें अगर थोड़ा सा आप, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम किसके बराबर लिखी थी, हमने ये लिखा था v2 माइनस v1, और डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर लिखी थी, ये लिखी थी हमने u1 माइनस u2, क्योंकि u1 u2 से ज्यादा था। अब यहां से थोड़ी सारे इंटरप्रेट एक और चीज हम करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अगर तो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू होगी 1। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1 होगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, एंड देयरफॉर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 1। जो इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं उनमें E की वैल्यू क्या होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू जो है ये 0 से लेकर के 1 तक स्टैंड करती है, 0 से लेकर के 1 तक स्टैंड करती है। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, इसकी बात हमने अभी नहीं की है, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है
उसमें क्या होगा, अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स की हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि इसमें दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाती हैं, एक ही वेलोसिटी के साथ एक दूसरे के साथ स्टिक करके जाना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे बुलेट एक लकड़ी के बीच में जो घुस करके उस लकड़ी को आगे ले जा रही होती है, तो इन केस में E विल बी इक्वल टू 0। तो ये तीन चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में रखना कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। In case of elastic collision, the value of E, that is the coefficient of restitution, is equal to 1. In case of inelastic collisions, it ranges from 0 to 1, and in case of a perfectly inelastic collision, its value is equal to 0. So my dear students, this was all about the elastic collision in one dimension. आई होप इट अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको एक दो बार आप अपनी कॉपी में भी निकालिए, इस वीडियो को पॉज करके आप उसको निकालिए। इवन देन कुछ आपको दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें अपनी मुश्किल लिखिए, सो दैट कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आपका डाउट सेशन जब होता है तो हम उसको आपके साथ एक्सप्लेन कर पाएँ, आपको समझा पाए। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।